हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास 11th केमिस्ट्री न्यू चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड चैप्टर आपका था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर आपका पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल। एंड फोर्थ चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग। एंड फिफ्थ चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्टेट ऑफ मैटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये स्टेट ऑफ मैटर। आपने क्लास 9th में कुछ प्रीवियस चीज़ें, प्रीवियस ईयर में 9th क्लास में आपने बहुत सी चीज़ें स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड पढ़ी हैं। आपने ये पढ़ा था कि मैटर, वहाँ पे दो चैप्टर थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर अराउंड अस, प्योर, ऐसा कुछ करके चैप्टर था वहाँ पे। तो उस चैप्टर में आपने ये चीज़ देखा था कि मैटर को हम फिजिकली डिवाइड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो मैटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे अगर हम डिफाइन करें, उसको डिवाइड करें, तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे क्या मिलता है कि मैटर दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंस और कौन सा, मिक्सचर। मिक्सचर में आपने होमोजीनस और हेट्रोजीनस के बारे में डिस्कस किया था। एंड प्योर सब्सटेंस में आपने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़े थे। ये मैं आपको इसलिए रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार याद आ जाए, हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी है। बट यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे अभी स्टेट ऑफ मैटर में, वो हम पढ़ेंगे मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट जो बेटा वो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये हमें 12th में पढ़ना है, अभी इसको छोड़ देना है। रही बात लिक्विड स्टेट की, वो मैक्सिमम पोर्शन उसका फिजिक्स से है, तो वहाँ फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा। एंड बचा जो आपका नेक्स्ट पार्ट गैसियस स्टेट, वो आपका क्लास 11th केमिस्ट्री में है। तो अभी आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट। क्लियर। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा बेटा, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आता है इसमें, और काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें आपको समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। मैंने आपको बताया कि मैटर को, आपको ये बेसिक सी चीज पता है कि मैटर क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस अगर स्पेस कवर करता है, स्पेस ऑक्युपाई करे और उसका कुछ मास हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैटर। ठीक। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। ये बेसिक चीजें आपने पढ़ रखी हैं। अच्छा, मैटर को आपने फिजिकली डिवाइड किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर डिवाइड होता है तीन में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो हमें पढ़ना है बेटा वो गैसियस स्टेट पढ़नी है। लिक्विड स्टेट मैक्सिमम पोर्शन कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में। सॉलिड स्टेट क्लास 12th केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो आप जब 12th में पहुंचेंगे तो वहां आपको मिलेगा चैप्टर सॉलिड स्टेट। अभी के लिए हम डिस्कस करते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर में हमें एक पर्टिकुलर स्टेट हमको पढ़नी है मैटर की, गैसियस स्टेट। क्लियर। चलिए, आप सभी लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस पढ़ा था, क्लास 9th में डिस्कस किया होगा आप लोगों ने कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस क्या होता है। बट यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर में आपको ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि मैटर की बेसिकली तीन स्टेट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टडी गैस, हम गैस कहेंगे किसे, इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगी, तो जरा देखिएगा, फोकस करिएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस में से गैस के मॉलिक्यूल आपने पढ़ा है बहुत दूर दूर होते हैं कंपैरिजन टू सॉलिड और लिक्विड के केस में। सॉलिड और लिक्विड के केस में गैस के मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं बेटा। अब आपको पता है ये दूर दूर होंगे तो ये बार बार इसकी सरफेस से कहीं ना कहीं कोलाइड करेंगे। ठीक। इस कंटेनर में जो वॉल है उसकी सरफेस से क्या करेंगे, बार बार टकराएंगे, तो कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। अच्छा, सोच के देखिए, अगर मान लीजिए ये कंटेनर रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, तब यहाँ पे जो टकरा रहे हैं यहाँ पे प्रेशर मान लो लग रहा है P।
अगर मैं मान लो यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, यहाँ से टेम्परेचर में बढ़ा दूं, तो बताइए इनका प्रेशर जो यहाँ पे अभी टकरा रहे थे पी प्रेशर से, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो क्या ये ज़्यादा स्पीड से नहीं टकराएंगे? बिल्कुल टकराएंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से उस पर कोलाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। मतलब मैटर में, सॉलिड लिक्विड गैस में, गैस एक ऐसा कह सकते हो पार्टिकल, मतलब ऐसे स्टेट है जिसमें पार्टिकल टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी, आपको पता है ये पार्टिकल और तेजी से टकराएगा। आपने देखा, नाम सुना था जेम्स वाट, वेपर इंजन, भाप का इंजन बनाया था। आप देखो किसी भगोने में या केतली में पानी रखा हो, एक ऐसा टाइम आता है धीरे धीरे बॉयल करते करते वो ढक्कन गिर जाता है नीचे। वो किस वजह से गिरता है? वेपर के प्रेशर से। इतना ज़्यादा प्रेशर होने लगता है क्योंकि टेम्परेचर आप कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे थे, इंक्रीज करते जा रहे थे। ठीक ना? मैं आपको इसमें इसका नोट्स भी आपको दे रहा हूँ, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा। बट पहले लेक्चर अटेंड करिएगा, फिर आप अपना नोट्स पॉज करके जो भी नोट करना है आप नोट कर लीजिएगा बेटा। तो चलिए गैस की डेफिनेशन लिखते हैं कि गैस कहते किसे हैं एक्चुअल में। तो एक चीज तो समझ में आई कि टेम्परेचर पे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो गैस कैन बी डिफाइंड एज, गैस कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ atoms and molecules whose speeds are depend on temperature। क्लियर? तो गैस कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम या मॉलिक्यूल का एक कलेक्शन होता है जो कि टोटली डिपेंडेंट होता है किस पे बेटा, टेम्परेचर पे। ठीक ना? वो टोटली डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। क्या चीज? उसकी स्पीड, काइनेटिक एनर्जी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैस। और आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस में बहुत डिफरेंस होता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ा सा दूर होते हैं, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। गैस में बहुत ज़्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। तो आसानी से इनकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो सकती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। तो ये इसकी डेफिनेशन है। गैस कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स हुज स्पीड आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ गैस अगर देखें हम, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, आपने पढ़ा था गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल से ज़्यादा होती है। अच्छा, सॉलिड के मॉलिक्यूल पास होंगे तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, गैस की डेंसिटी इनके कंपैरिजन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपने क्लास 9th में भी पढ़े थे, सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस के बिहाफ पे। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर आगे देखते हैं हमारे मेन चैप्टर में मेन चीज़ हमें क्या पढ़नी थी। ये तो हमारी बेसिक चीज़ है जो हमें फिर से याद करना है कि हमने पढ़ रखा था, कितना अच्छे से हमको अभी तक याद है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें प्रॉपर्टीज में। नाइदर फिक्स्ड शेप nor volume। सेकेंड पॉइंट, दे कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकते हैं, इनके पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं। मोर काइनेटिक एनर्जी, देन सॉलिड and liquid
more intermolecular space, more intermolecular space and less intermolecular force। ठीक, क्लियर ना। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी गैस की। इनका ना तो शेप फिक्स्ड होता है, ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक, दूसरी चीज ये फ्लो कर सकते हैं। अगर किसी भी रूम में आप गैस रिलीज कर देते हो, कोई भी गैस ऐसी, परफ्यूम आपने कर दिया तो दूर पार्टिकल उसके चले जाते हैं, दूर तक उसकी स्मेल चली जाती है। मोर काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है पार्टिकल्स की। मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसका मतलब क्या है, जरा इस पे फोकस करिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा देखिए ध्यान से जरा, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। ठीक, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। चलिए, आपको पता है इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, तो सिंपल सा दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तभी दो पास पास हैं। इनके बीच लगने वाला फोर्स इतना ज्यादा है कि इतने पास पास इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, कम है। अगर हम लिक्विड की बात करें थोड़ा दूर दूर है, थोड़ा सा दूर दूर है। इसका मतलब इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो आपको पता है इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। इसका मतलब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ज्यादा है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इनके मॉलिक्यूल्स यानी इनके पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बेटा, कम होता है। ये प्रॉपर्टीज है गैस की। कुछ प्रॉपर्टीज आपको एनसीईआरटी बुक से और भी मिल जाएंगी, बट ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वही प्रॉपर्टीज मिलेगी। गैस की डेंसिटी कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड कम होती है। ठीक, सॉलिड की मॉलिक्यूल्स पास पास, जो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। किस किस फैक्टर पे गैस के मॉलिक्यूल्स डिपेंड करते हैं, जरा उस पर फोकस करेगा। इसको आप बेटा पॉज करके नोट करिएगा। फोकस करते हैं उस पर कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस क्या है, यानी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, जरा देखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट प्रेशर, सेकंड टेम्परेचर, वॉल्यूम, फोर्थ अमाउंट ऑफ गैस। क्लियर ना। तो ये चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी होगी, जो चीज़ हम कलेक्ट कर सकते हैं वो चीज़ हम पढ़ेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स इन चार फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, मतलब इनके फैक्टर्स के अकॉर्डिंग में चेंजेस आ सकते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस। प्रेशर आपने फिजिक्स में पढ़ा था क्लास 9th में, फर्स्ट टाइम वहाँ पर प्रेशर एक चैप्टर था, प्रॉपर वर्क और एनर्जी से जस्ट पहले, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फोर्स अप्लाई किया जाए पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक, तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, और इसकी यूनिट आपने पढ़ा था पास्कल। फिर टेम्परेचर के बारे में आपने पढ़ा था डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फॉरेनहाइट, कुछ ऐसा आपने पढ़ा था। वॉल्यूम आपको पता है। अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस मतलब मोल, किसी कंटेनर में 10 मोल्स गैस भरी है, किसी कंटेनर में 100 मोल भरी है, तो जिसमें 100 मोल उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसमें 10 मोल है उसका वॉल्यूम कम होगा। कुछ देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बेटा, आपको यहाँ पे यूनिट के बारे में समझना होगा कि जब आपके पास इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको, क्योंकि आपको यूनिट परफेक्टली पता होनी चाहिए। तो पहले हम वन बाय वन पहले ये सब क्लियर कर लेंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस कहते किसे हैं, फिर इनकी यूनिट्स के बारे में, फिर हम आते हैं चैप्टर के मेन पॉइंट पे, गैस लॉ के बारे में कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया था। एक चीज और आपको बता दूं, इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है, मैं उस पोर्शन को थोड़ा सा अभी छोड़ के चल रहा हूँ, उसको इस लेक्चर के बाद कवर करूंगा, जिसमें आपको डाइपोल इंटरेक्शन, लंदन फोर्स वगैरह अब बाकी चीजें मिलेंगी वहां पे, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे बेटा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। पहले जो चीजें इंटरेस्टिंग है, जो बहुत ज़्यादा आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी, वो भी आएगी समझ में, बट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं वन बाय वन, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। फर्स्ट है आपका प्रेशर। प्रेशर पे देखते हैं क्या चीज है। द फोर्स exerted by the gas per unit area on the wall of container, ठीक। तो आपको पता है फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर उस वॉल, जो वॉल आपने जिस कंटेनर में गैस को फुल किया है उसकी पर्टिकुलर वॉल पे किसी ना किसी एरिया पे फोर्स लग रहा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसको अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया। ठीक, अगर इसकी हम यूनिट निकालें तो यूनिट क्या होगी बेटा? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? और इसको जिस साइंटिस्ट ने खोजा था उसके बिहाफ पे, जिसने इसको बताया था उसके बिहाफ पे इसकी यूनिट क्या हो जाती है? पास्कल। ठीक ना? तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अदरवाइज पास्कल। ये तो आपने बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं पहले से। तो फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, एक यूनिट मीटर स्क्वायर, एफ न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अदरवाइज पास्कल। चलिए आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। इसकी यूनिट को तो हम जान गए, बट कुछ अनदर यूनिट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में फॉलो करनी है, यूज करना है। अभी तक हम लोग फिजिक्स में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल यूज करते थे, आप यहाँ पे इसको कम से कम टाइम यूज कर पाएंगे। कुछ और यूनिट्स हैं उनके बारे में समझते हैं। सम अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, कौन कौन सी है बेटा? फर्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? एटीएम। 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, जरा वो लिखिएगा। 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल, अदरवाइज 1 एटीएम is equal to 1.01325 Pascal, and finally 1 atm is equal to 10 to the power 5 Pascal। ठीक, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ये यूनिट की जरूरत पड़ेगी, तो अभी के लिए याद कर लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना किलो पास्कल होता है, या फिर कितना पास्कल होता है, या फिर इसको पावर में अगर हम करें तो कितना आएगा? 10 टू दी पावर 5 पास्कल। मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे हम 10 टू दी पावर 5 पास्कल ही रखेंगे। ठीक,
यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मिसिंग हो गई है, सॉरी, 10⁵ पास्कल। क्लियर? तो ये किलो पास्कल में है बेटा, ये पास्कल में है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। 1.01 325 इंटू 10⁵ पास्कल। एंड इसको आपको पता है 1.01 मतलब 1 ही होगा, और 1 इंटू 10⁵ मतलब कितना होगा 10⁵। तो 10⁵ पास्कल। ठीक, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। अब इसकी और भी यूनिट होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, बार होती है, टॉर होती है। तो अभी उसके बारे में हम जानेंगे कि 1 बार इज इक्वल टू, या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना बार होता है। ये चीजें हमें यहाँ पे समझनी होगी, तब हम आगे चैप्टर को अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। जरा आगे नोट करिएगा इसके। देखिए, अब दूसरी यूनिट जो है बेटा वो है mmHg, mm ऑफ Hg। mm मतलब मिलीमीटर और Hg मतलब मरकरी है। ठीक, mm ऑफ Hg, तो 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg। 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg और 76 सेंटीमीटर mmHg, सॉरी सेंटीमीटर Hg। अगर हम बात करें बार में, बार के केस में देखें बेटा, तो 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार। और अगर हम टॉर की बात करें, ये तो टॉर आपको यहाँ नहीं मिलेगा केमिस्ट्री में, ज़्यादा आपको फिजिक्स में ये टर्म्स मिल जाएंगी। तो 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर, 760 टॉर। क्लियर? अब यहाँ पे मैं नोट पॉइंट लिखूं, तो नोट पॉइंट क्या होगा बेटा, नोट पॉइंट होगा 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। बोलिए होगा या नहीं होगा? होगा ना? अरे भाई 1 atm इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg, मतलब बोथ आर इक्वल टू, आपका बन जाएगा। ठीक, तो प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट है वो हमें समझना है। पहले तो हमने प्रेशर खुद पहले ही हमने पढ़ रखा था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साइंटिस्ट के बिहार पे हमने कहा इसकी यूनिट पास्कल होती है। फिर सम अनदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। फर्स्ट यूनिट हमको मिली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। अदरवाइज 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, एंड 1 atm इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। मैक्सिमम टाइम आप यही वैल्यू यूज करिएगा। ठीक, नेक्स्ट यूनिट है बेटा mmHg। आपने देखा होगा जब हम बीपी चेक कराते हैं, ब्लड प्रेशर, तो हमें ब्लड प्रेशर कितना बताया जाता है 120 mmHg अपॉन 80 mmHg। एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है। एक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वर्क करता है, एक रिलैक्सेशन के टाइम पे वर्क करता है, कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पूरी बॉडी में मूव करेगा, और जब रिलैक्स होगा तो पूरी बॉडी से वापस रिटर्न होगा हार्ट की तरफ। तो एक ज़्यादा प्रेशर अराइज होता है, कम होता है, तो उसमें से एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। 120 mmHg एंड 80 mmHg। क्लियर ना? तो वहाँ पे हम mmHg में मेजर करते हैं। ध्यान दिया होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, चैप्टर था लाइन प्रोसेस, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा इसको कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी बार। 1 atm इज इक्वल टू कितना बार होता है, 1 atm इज इक्वल टू कितने टॉर होता है। एंड फाइनली नोटेड पॉइंट जहां आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी, 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg और 10⁵ पास्कल। इसको आप पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट केस देखते हैं हम, टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम।
वॉल्यूम के केस में क्या, वॉल्यूम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं, बिल्कुल सही भाई। द स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, ठीक ना। तो आपको पता है कितना स्पेस है गैस के मॉलिक्यूल के बीच, वो क्या बताएगा आपका, वो बताएगा वॉल्यूम। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है बेटा, मीटर क्यूब। यहाँ पे नोटेड पॉइंट क्या है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक ना। एंड फाइनली 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000, ठीक है बेटा। तो वॉल्यूम के केस में ये है टर्म्स। हमें कौन कौन से टर्म्स ज़्यादा बेसिकली देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में, डेसीमीटर क्यूब मिलेगा हमें, ml मिलेगा केस हमें, सेंटीमीटर क्यूब हमें मिल सकता है। ये 3 टर्म्स हमें ज़्यादा यूज़ करनी होगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय, हमें ये ज़्यादा मैक्सिमम टाइम हमको यहीं पे ये मिलेगा हमें देखना, ठीक। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं T से, ठीक, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, एंड की जगह और कर दीजिए, और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो आपको पता है इसकी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, केल्विन, सेल्सियस, ठीक ना। डिग्री सेल्सियस इसको SSO किया था, इसको K से लिखते हैं। और आपको पता है केल्विन में फाइंड करना है, तो जितना सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें कितना प्लस कर दीजिए, 273.15 होता है, बट हम अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलते हैं, उसको राउंड ऑफ करके चलते हैं, 273.15 होता है, बट यहाँ पे आप 273 आप यूज करके, अगर आपको 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, सपोज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन केल्विन, तो आप क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 + 273 इज इक्वल टू 310 केल्विन। और अगर आपको केल्विन में दिया है तो आपको पता है यहाँ इधर चेंज करने पे क्या होगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। फ़ारेनहाइट में भी होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। इक्वेशन होता है कॉमन सा क्वेश्चन कि किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं बेटा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। -40 डिग्री सेल्सियस पे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखी रहेगा। इस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस बोथ आर इक्वल, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस की हम बात करें, अमाउंट ऑफ गैस, तो आपको पता है अमाउंट ऑफ गैस को हम मोल से डिनोट करेंगे, मतलब कितने मोल गैस है। गैस का अमाउंट अगर हमें कंफर्म करना हुआ, चेक करना हुआ, तो हम किसके टर्म्स में यूज करेंगे, मोल। और मोल के बारे में हमें पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास को W से, मोलर मास को कैपिटल M से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ध्यान रखिएगा ये सारे फॉर्मूले अभी आप एज इट इज नोट करिए, आगे चल के इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक। वहाँ कन्फ्यूजन में रहेंगे, सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कब आपने इसको एक्सप्लेन किया था। तो इस फॉर्मूले को, जितने फॉर्मूले मैंने बताए, जितनी यूनिट बताए, उसको अच्छे से नोट करिएगा।
क्योंकि इनकी ज़रूरत बेटा आपको रिक्वायरमेंट है और आगे कई चैप्टर्स में इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक, तो एक एक्टिवनेस के साथ बैठिए, बढ़िया से एंजॉय करते हुए इस चैप्टर को अटेंड करिए, मज़ा आएगा चैप्टर में काफ़ी। चलिए देखते हैं, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास एंड ऑल्सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक ना, इसको हम डिनोट करते हैं n से, इसको लिखते हैं बेटा Na से। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये मोल का एक अनदर फॉर्म, दूसरा फॉर्मूला, और एक मोल का फर्स्ट फॉर्मूला। तो मैक्सिमम आपको जो यूज करना है वो ये वाला यूज करना होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस थी कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस एंड वॉल्यूम। ये 4 फैक्टर थे जिस पे गैस के मॉलिक्यूल्स डिपेंडेंट होते हैं। अब हमें पढ़ना है गैस लॉ। इन चारों फैक्टर के अकॉर्डिंग गैस लॉ में कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए, जो हमें काफ़ी कुछ बताएंगे, काफ़ी कुछ उनसे हम सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई थी। ठीक, हमारी डेली लाइफ से कैसे वो उसको आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। ये चारों लॉ हमें पढ़ने बेटा, और इन चारों लॉ पे आपके न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर्स में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, इन चारों लॉ का यूज़ करके एक अलग से बनता है जिसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम वहाँ तक डिस्कस करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन तक, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे हर एक फॉर्मूले पे। तो पहले जितना मैंने अभी बताया बेटा, इसको अच्छे से नोट करिएगा पॉज करके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा गैस लॉ, और गैस लॉ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। क्या बताया था बॉयल्स ने, किसके बीच रिलेशन बताई थी, ठीक, इनसे रिलेटेड कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। क्लियर, और खासकर एनसीईआरटी के सबसे पहले क्वेश्चंस को, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पहली प्रेफरेंस देंगे, वहाँ के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैस लॉ। नाउ वी एक्सप्लेन गैस लॉ। गैस लॉ में बेटा हम पहला पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ किसके बीच रिलेशनशिप बताता है वो भी हमें जानना होगा। प्रेशर, वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप बताता है। अच्छा, क्या बताया था इन्होंने, पहले वो समझ लीजिए। मान लीजिए कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है। इसमें गैस भरी हुई है बेटा, ये यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है यहाँ पे वो V है। ठीक, यहां से प्रेशर मान लो अप्लाई किया गया था P1 और इसका वॉल्यूम V था। आपने क्या किया, जब देखा कि रूम टेम्परेचर पे इस कंटेनर में जो गैस भरी हुई थी, ऊपर से जो पिस्टन से प्रेशर अराइज हो रहा था वो P1 था, स्टार्टिंग प्रेशर P1 था। आपने क्या किया, प्रेशर ऊपर से और बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर, इंक्रीज कर दिया प्रेशर। अब सोचिए, जब प्रेशर आप बढ़ाओगे तो ये पिस्टन इसको दबा देगा, और दबाने के बाद हो सकता है ये यहां पे आ जाए, ये यहां आ जाए। तो अब बताइए इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो गया होगा, V/2। अरे भाई पहले V था, अब इसका हाफ हो गया, तो वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन में हाफ हो गया, तो कितना हो जाएगा, V/2। तो बॉयल्स ये कहना चाहते थे कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखें, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम नहीं चेंज कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे पहले ही था, अभी भी रूम टेम्परेचर पे। हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वॉल्यूम के। क्योंकि हमने जब प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम उसका पहले V था, बाद में कितना हो गया बेटा, V/2।
ठीक, तो वॉल्यूम इसका हाफ हो गया। इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बताया किसने? बॉयल्स ने। जरा आगे देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम इस साइन को हटाएंगे, हमें पता ही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन, इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा के इंटू 1/v। तो हमको पता है पी वी, इसको इधर ले जाएं तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। ठीक, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। ये के कांस्टेंट है, हमें पता है पहले उस कंटेनर का वॉल्यूम v था और प्रेशर p था। let us initial pressure is equal to P1 and initial volume is equal to V1. Now P1 V1 is equal to K according to this. ठीक, then after applying more pressure, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, now P2 V2 is equal to what? K, बिकॉज जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम में भी चेंज आया। ठीक, प्रेशर आपने इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो प्रेशर मान लेते हैं P1 से कितना हो गया होगा? P2, और वॉल्यूम V1 से कितना हो गया होगा? V2। तो P1 V1 इज इक्वल टू K एंड P2 V2 इज इक्वल टू K। फाइनली P1 V1 is equal to P2 V2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक, तो बॉयल्स ये कहना चाहते थे कि किसी भी मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी कंटेनर में जो गैस भरी उसका वॉल्यूम जो भी है, अगर उसका हम प्रेशर इंक्रीज कर दें पहले के कंपैरिजन में तो उसके वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो हमने यहाँ से इक्वेशन देखा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, P इज इक्वल टू K इंटू, इस साइन को हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट K आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, डायरेक्ट हो गया, इसको इधर किया हमने, PV इज इक्वल टू K हो गया। हमने मान लिया इनिशियल प्रेशर P1 था, वॉल्यूम उसका V1 था, तो P1 V1 इज इक्वल टू K। जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो P1 से कितना हो गया होगा? P2, और V1 से कितना हो जाएगा चेंज होके? V2। हमने वहाँ V हाफ देखा था बिकॉज हमने उसको कंसीडर किया था। यहाँ V1 से हम मान लेते V2 हो गया, तो P1 V1 इज इक्वल टू K एंड P2 V2 ऑल्सो K, बोथ K, देन बोथ आर इक्वल, देन इक्वेशन दिस। अब ये इक्वेशन जो बना, इस पे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। क्वेश्चंस कैसे होंगे कि आपको P1 V1 दे देगा, V2 दे देगा, P2 आपसे पूछ लेगा कितना प्रेशर इंक्रीज किया गया, या फिर P1 V1 दे देगा, P2 आपको दिया जाएगा, V2 आपसे फाइंड आउट करने को पूछेगा। क्लियर? तो ये हो गया इसका कि फॉर्मूला आया कैसे, इसको आप पॉज करके नोट करिएगा, बट पहले इसकी डेफिनेशन लिखिएगा बॉयल्स लॉ की। उसको लिख लीजिए पहले आप बेटा, बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या है डेफिनेशन? 2 लाइन लिखना है, लिखिए उसमें लिखिए बॉयल्स लॉ के आगे लिखिए डैश करके, proposed by Robert Boyle in 1662 डैश फ्रॉम न्यू लाइन से लिखिए, at a constant temperature for a given amount of gas the pressure is inversely proportional to a volume. Clear? At a constant temperature for a given amount of gas the pressure is inversely proportional to volume. Clear? फिर उसके बाद इस चीज को आप नोट डाउन करिएगा। उसके नीचे जरा फिर से दोबारा बोर्ड पे फोकस करिएगा। हमें जो इक्वेशन मिला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। जरा देखिए, यहाँ फोकस करिएगा। P1 V1 is equal to P2 V2. We know that
we know that density is equal to mass upon volume, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मान लीजिए मास को यहाँ पे m से कंसीडर कर रहे हैं, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जरा आप बताइए, अगर मैं यहाँ पे v इक्वल टू लिखूं तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी। तो बताइए v के प्लेस पे, v1 के प्लेस पे हम इसको लिख सकते हैं। नाउ क्या हो जाएगा, P1 v1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, m अपॉन d1, क्योंकि मास तो कांस्टेंट चेंज होगा नहीं। अगर कंटेनर में पहले भी 1 लीटर गैस थी तो बाद में भी 1 लीटर गैस ही होगी। वॉल्यूम चेंज हुआ है लेकिन उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो नहीं चेंज हो गया ना, वो नहीं चेंज होगा। बस ये एरिया कम कवर कर लेगा, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। हो सकता है वो गैस से किसी दूसरे स्टेट में आ जाए, लिक्विड स्टेट में, ठीक ना, उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आए हैं, उस एरिया का वो एरिया वॉल्यूम कम हुआ है, ना कि गैस की 1 लीटर थी हाफ लीटर, ऐसा कुछ नहीं होगा वहां पे। ठीक, तो P1 इंटू एम अपॉन D1 इज इक्वल टू, इसी तरीके से हम यहां भी कर सकते हैं। बताइए P2, यहां पे क्या आ जाएगा, V2 की जगह पे m अपॉन D2 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, P1 m अपॉन D1 इज इक्वल टू P2 m अपॉन D2। मास दोनों में कांस्टेंट चेंज होगा नहीं। नाउ फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, P1 अपॉन D1 इज इक्वल टू P2 अपॉन D2। ये आपका फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन बॉयल्स लॉ से रिलेटेड आया डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहां से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, या फिर अगर मास भी उसमें इन्वॉल्व है तो आप यहां से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मास कांस्टेंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बॉयल्स लॉ कैसे उन्होंने बताया, क्या चीजें कही उन्होंने, ठीक है बेटा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है, उसको करके देखते हैं। इसका एप्लीकेशन है, फॉर्मूला हमने नोट कर लिया, फॉर्मूला समझ लिया हमने, उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए हमसे। चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा है what will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube at 30 degree Celsius, चलिए वापस से चलिए बोर्ड पे फोकस करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी टू कंप्रेस, अगर उसको हम प्रेशराइज करें 500 डेसीमीटर क्यूब से 200 डेसीमीटर क्यूब। तो हमको पता है, वी नो दैट, यहाँ पे गिवन क्या है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, कह रहा है वॉल्यूम पहले इतना था, घट के इतना हो गया। V1 है आपका 500 डेसीमीटर क्यूब, P1 प्रेशर कितना था 1 बार, और आपको पता है V2 कितना हो गया है 200 बार, 200 डेसीमीटर क्यूब, सॉरी 200 डेसीमीटर क्यूब। आपसे पूछ रहा है बताइए P2 कितना होगा। तो आपको पता है बेटा, वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमसे क्या पूछा गया है P2, अगर हम P2 कहीं रोक के इसको इधर लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। नाउ P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन क्या हो जाएगा V2। P1 की वैल्यू कितनी है 1 बार, V1 कितना है 500,
P2 कितना है 200, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 मीन्स 2.5 बार। दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें कैसे सॉल्व हुई है। ठीक, बॉयल्स ने इक्वेशन दिया था P1V1 इज इक्वल टू P2V2, डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी दिया था, लेकिन अभी उसका यूज नहीं आया है। ठीक, ये एनसीईआरटी का आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मैंने दिखाया था, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। बाकी क्वेश्चंस आप और ट्राई करिएगा, अभी और भी क्वेश्चंस हम कराएंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे। तो ये इसका एप्लीकेशन है बेटा, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया था वो कितना था। ठीक, चलिए कुछ चीजें और देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप पॉज करके और खुद से ट्राई करिए एक बार फिर से। और भी क्वेश्चंस उसमें है, खुद से ट्राई करिए, सॉल्व करके देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं बॉयल से रिलेटेड और भी चीजें। कुछ आपको ग्राफ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे क्या पूछा जाएगा ग्राफ से बेटा, जरा वो देखिएगा। हमको पता है फ्रॉम बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था वॉल्यूम और प्रेशर, कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज। ठीक, या प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था बेटा V। ये इस ग्राफ को शो करता है बॉयल्स लॉ को। क्लियर, इसके रिस्पेक्ट में प्रेशर था, यहाँ के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम था, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या होगा आपसे, क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछेगा कि ग्राफ आपको देगा, अब आपसे पूछेगा ये प्रेशर है इस इधर की तरफ, ये वॉल्यूम है इधर की तरफ। ठीक, ये प्रेशर था, ये वॉल्यूम है, यहां पे दे रहा है T1 T2 T3, T1 T2 T3। आपसे पूछ रहा है बताइए कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा पॉज करके। आपसे पूछ रहा है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है T1 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T3, या फिर T1 इज लेस देन T2 एंड इज लेस देन T3। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस चीज को समझने से पहले आपको एक, अभी आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा, पढ़ेंगे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, एक फॉर्मूला मिलेगा PV इज इक्वल टू nRT। ठीक, अभी थोड़ा देर के लिए आपको वेट करना होगा, आइडियल गैस इक्वेशन अभी पढ़ेंगे हम, वहां पे ये इक्वेशन प्रूव करेंगे PV इज इक्वल टू nRT। बट इसके यूज से हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि कौन सी कंडीशन होगी। देखिए जरा, हमको पता है वॉल्यूम में PV इज इक्वल टू nRT, आपको पता है R गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने पहले ही गैस कांस्टेंट रखा था, उसके मोल में कोई चेंज आएगा नहीं, वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मेरा कहने का मतलब है व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट मान लिया जाए कुछ इस तरीके से, ये अगर मैं इसी पॉइंट पे रोक दूं, वैल्यू कांस्टेंट कर दूं इसी पॉइंट पे, तो आपको पता है इस पॉइंट पे प्रेशर P1 होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर P3 होगा। क्लियर, इस पॉइंट पे प्रेशर P1, इस पॉइंट पे प्रेशर P2, इस पॉइंट पे प्रेशर P3। और हमको पता है अगर हमने वॉल्यूम इज कांस्टेंट मान लिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आपको पता है गिवन अमाउंट ऑफ गैस, ये भी कांस्टेंट हो, इसी के बिहाफ पे वॉल्यूम था। R आल्सो इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.0821 होती है, अदरवाइज 8.314 होते, डिपेंड करता है यूनिट पे। तो ये दोनों हट जाएंगे वहां से डायरेक्टली। नाउ P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T। और आपको पता है इन तीनों में कौन सा प्रेशर ज्यादा है, सो P1 इज ग्रेटर देन P2 is greater than P3, then T1 is greater than T2 is greater than T3. This is your answer.
क्लियर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था आपसे कि मान लीजिए ग्राफ दे दिया गया, हमें पता है प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको 3 लाइनें दी गई, P1 P2 P3, प्रेशर आपको बता दिया, आपने कर लिया उस पर। यहाँ पे T1 T2 T3 आपसे पूछ रहा है, बताइए इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परफेक्ट ऑर्डर बताइए, कौन सा इससे ज्यादा कौन सा कम है। तो आप क्या करिए इस केस में, सिंपल सा वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे, इस पॉइंट पे प्रेशर P1 होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर P3 होगा। क्लियर। अब ये हो गया P1 P2 P3। अब देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया, वॉल्यूम कांस्टेंट, आपको पता है मोल गिवन अमाउंट, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। R पहले से ही कांस्टेंट हो तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, T। तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, देन T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, क्योंकि P1 ज्यादा तो T2, आपको पता है दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये था बॉयल्स लॉ। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिखाए जाएंगे, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस हम कराएंगे उसके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा चार्ल्स लॉ। चलिए इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चार्ल्स ने क्या बताया था, चार्ल्स लॉ टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक, इन्होंने क्या बताया था जरा देखिएगा। इन्होंने ये कहा था कि अगर हम किसी भी कंटेनर में जो गैस का उसका वॉल्यूम है, अगर उसको हम क्या करते हैं इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इंक्रीज होगा। चलिए पहले उनका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या था इनका, एट ए कांस्टेंट प्रेशर, इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था फॉर ए गिवन amount of gas, volume is directly proportional to its temperature, to its temperature। मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। जब इस साइन को बेटा हटाएंगे, ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, बॉयल्स ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, इन्होंने किसको कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस साइन को हटाओगे, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू T। क्लियर, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन T। मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर, let us initial volume is equal to V1 and initial temperature T1, then आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंक्रीजिंग टेम्परेचर नाउ। तो आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बना, या इक्वेशन क्या बना, K इज इक्वल टू V अपॉन T1, क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू V1 अपॉन T1। जब वॉल्यूम V1 था तो टेम्परेचर T1 था, एंड वॉल्यूम आपने क्या किया, टेम्परेचर को आपने T2 किया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2, क्योंकि आपको पता है एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बना था, K इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू V अपॉन T1, या फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। दोनों एक दूसरे के इक्वल, बोथ आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा बेटा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। दिस इज योर चार्ल्स लॉ।
तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें मिलेगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। गैस उस कंटेनर में जो गैस भरी थी वॉल्यूम V1 था जब टेम्परेचर T1 था, आपने टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम V1 से कितना हो जाएगा V2। अब यहाँ पे भी इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, बॉयल्स ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। क्लियर ना? चलिए इनका अगर हम बनाए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम जरा ग्राफ से शो करें तो हमको पता है यहाँ हो गया टेम्परेचर T, यहाँ हो गया वॉल्यूम V। तो आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा T। ये इसका ग्राफ बनेगा चार्ल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ का इससे पहले हमने बनाया था। ये है चार्ल्स लॉ का ग्राफ। इस पे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। जरा इसको इलेबोरेट करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या कोई और इक्वेशन डेराइव होगा या नहीं होगा। तो इस ग्राफ को भी नोट डाउन करिएगा। जरा आगे देखिए क्या क्या इसमें और क्या चीजें मिलती हैं। हमको पता है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। नाउ वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो बताइए इस वॉल्यूम के प्लेस पे ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम के प्लेस पे m/d रखा जा सकता है, यहाँ पे कर सकते हैं बेटा। ठीक, अगर हम इसको यहां लिख सकते हैं देन क्या बन जाएगा, V1 की जगह क्या हो जाएगा m/T1 D1 हो जाएगा इज इक्वल टू m/T2 D2 हो जाएगा। बोलिए अरे भाई यार V1/T1 था तो V1 के प्लेस पे आपने क्या रखा m/d। d कहाँ आ जाएगा नीचे। अगर ये V1 है तो इसका डेंसिटी कितना होगा D1, ये V2 है तो इसका कितना होगा D2। और आपको पता है मास चेंज होगा नहीं, मास कांस्टेंट होगा। जब दोनों में कांस्टेंट है, नाउ हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगा D1T1 इज इक्वल टू D2T2। वहां पे डेंसिटी के केस में हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, फॉर्मूला आया था। यहां भी हमारे पास फॉर्मूला है D1T1 इज इक्वल टू D2T2। इस पे भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक, अगर आपको डेंसिटी टेम्परेचर का केस देता है तो इसको भी अच्छे से नोट करिएगा अपनी फेयर कॉपी में। रिस्पॉन्स जरूर करिएगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। ठीक ना? अगर लेक्चर समझ में आ रहा है बेटा, अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है कि हाँ आप केमिस्ट्री कवर अप कर सकते हो, ठीक, मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी जितने क्वेश्चंस हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। बट रिस्पॉन्स जरूर करिएगा कि आपको ये समझ में आया नहीं, कमेंट लिख के जरूर बताइएगा आप। ठीक है ना? कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती हो, आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हो, मैं जल्दी कोशिश करूंगा इसका रिप्लाई आपको देने की। क्लियर? तो ये लेक्चर बनाने का मेरा इतना ही मोटिव है कि अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लास मुझे ज्वाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग क्लास, तो मैं बेटा केमिस्ट्री का वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो भी लोग आप इसको देख रहे हो, अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो कोई फोर्स नहीं है, कोई आपसे वो नहीं है, बस इतना है कि अगर आप इस टाइम पे, इस लॉकडाउन टाइम पे, मुझे पता है प्रॉब्लम सबके पास है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ मुझसे समझ में आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आप और अच्छा कवर कर सकते हो, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन अस, आपका स्वागत है। अदरवाइज कोई बात नहीं बेटा, इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। एक ग्राफ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। आपसे क्या देगा कि मान लीजिए कंडीशन ये हो, ये वॉल्यूम था, ये टेम्परेचर था, आपने कहा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। ठीक, ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3। क्लियर? इधर टेम्परेचर है, इधर वॉल्यूम है। अब बताइए कौन सा ज्यादा होगा, P1 P2 P3 में कौन ज्यादा होगा? चलो देखते हैं जरा, P1 P2 P3 में कौन ज्यादा होगा। एक बार आप खुद से ट्राई करिए। मैंने अभी आपको प्रेशर और वॉल्यूम का केस बताया था,
जब मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया था और T1 T2 T3 में हमने प्रूफ किया था कौन सा ज़्यादा होगा, बट वहाँ पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। जरा फोकस करिएगा। देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पे इस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो हमको पता है इसका वॉल्यूम ये है, इसका वॉल्यूम ये है, इसका वॉल्यूम ये है, ठीक। V1 V2 V3 आपको पता है, बॉयल्स ने बताया था फ्रॉम बॉयल्स लॉ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर ये ज्यादा है तो इसका प्रेशर कम होगा, सिंपल सा है। ये कम है तो इसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो हमें पता है फ्रॉम दिस ग्राफ V1 is greater than V2 is greater than V3, देन प्रेशर के केस में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अरे भाई सिंपल सा, बॉयल्स ने बताया था एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बॉयल्स ने कहा था अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो अगर वॉल्यूम V1 सबसे ज्यादा है तो P1 सबसे कम होगा, और वॉल्यूम V3 सबसे कम है तो P3 क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3। ये हो गया योर आंसर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको पीछे रिवर्स करके थोड़ा फिर से एक बार देखिएगा, समझिएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है बेटा मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक। ये कैसे आया, P1 P2 P3 में कौन ज्यादा होगा, ये चीजें। चलिए आगे देखते हैं। ये बॉयल्स लॉ से आपने प्रूफ कर लिया, पहला हमने आइडियल गैस इक्वेशन से प्रूफ किया था। एक न्यूमेरिकल इस पे भी देखते हैं, चार्ल्स लॉ पे। चलिए एक न्यूमेरिकल इस पे भी देखते हैं बेटा, चार्ल्स लॉ पे। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है बेटा। क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्लास्क is of 1 liter capacity, what volume of air will escape is the flask is heated from 27 degree Celsius to 37 degree Celsius, in bracket assume pressure is constant। आप ये assume करके चलिए pressure constant है, क्लियर ना। आप ये assume करके चलिए pressure constant है। तो एक बार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा, वापस से जरा बोर्ड पे फोकस करिए। अब क्वेश्चन आपको देखे दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आप खुद अपनी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। अब इसको एक बार खुद से ट्राई करिए, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, एक बार आप खुद से ट्राई करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। देखिए जरा क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। अ फ्लास्क इज 1 लीटर कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल एस्केप, कितना वॉल्यूम हो सकता है एयर का यहाँ पे एस्केप स्टोर हो सकता है। इन द फ्लास्क इज हीटेड फ्रॉम इतने टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर, मतलब T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, V2 कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, 1 लीटर कैपेसिटी है। तो बताइए कितना वॉल्यूम में चेंजेस आएगा। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, V2, T1 और T2 आपको दिया है। तो एक बार खुद से आप सॉल्व करिए, वापस से आपके देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए अगर आपको लगता है कि आपने नोट नहीं किया है। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। चलिए आप उसको पॉज करके कर लीजिएगा। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा। गिवन, जरा वापस बोर्ड पे फोकस करिएगा। V1 इज इक्वल टू 1 लीटर,
V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करोगे 273 में प्लस करेंगे तो लगभग 300 केल्विन हो जाएगा। और T2 इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करेंगे 273 प्लस करेंगे तो ये 310 केल्विन हो जाएगा। क्लियर? वी नो दैट V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। जरा सॉल्व करिए इसको। V2 को वहीं रहने दें, T2 इधर करते तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? V2 इज इक्वल टू V1 T2 अपॉन T1 क्या बन जाएगा? V2 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू 1 है, T2 आपका 310 है और T1 आपका 300 है। 0 0 कैंसिल, 31/30 लगभग 1 पॉइंट समथिंग, इसको डिवाइड करिए 31/30, 1 पॉइंट लगभग 03 लीटर। क्लियर? आई होप आपने सॉल्व किया होगा, आपका भी आंसर यही आया होगा, नियरेस्ट 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो ये चार्ल्स लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, स्टेट ऑफ मैटर, जो गैस है स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ आप कवर अप कर सकते हो मेरे साथ तो प्लीज ज्वाइन अस, अदरवाइज आई डोंट माइंड, मुझे कोई ऐसा बुरा नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा। चलिए आगे देखते हैं। गे-लुसाक लॉ नेक्स्ट है आपका, इसको आप पॉज करके बेटा नोट कर लीजिएगा। गे-लुसाक लॉ, उन्होंने क्या बताया? गे-लुसाक लॉ ने क्या बताया था? गे-लुसाक लॉ, देखिए बॉयल्स ने क्या कांस्टेंट रखा था? प्रेशर। चार्ल्स ने क्या कांस्टेंट रखा? टेम्परेचर। अब गे-लुसाक ने, एक लोगों ने प्रेशर कांस्टेंट रखा, एक लोगों ने टेम्परेचर, इन्होंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा होगा। क्लियर? तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा होगा, जरा देखिए, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, हमको पता है अगर किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है, यहां से नीचे आपने बर्नर लगा रखा है, ये गैस के मॉलिक्यूल इस वॉल पे 1 पास्कल का प्रेशर एराइज कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं। जब प्रेशर आपका P1 था, आपने क्या, सॉरी टेम्परेचर आपका कितना था? T1 था। जब आपका टेम्परेचर T1 था तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल इस वॉल पे, इस वाली या इस वाली नीचे वाली वॉल पे 1 पास्कल का प्रेशर अराइज कर रहे थे। अगर हम टेम्परेचर T1 से T2 कर दें तो बताइए प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सिंपल सी बात है, इंक्रीज करेगा, ठीक ना, इंक्रीज करेगा। वो प्रेशर ज्यादा लगने लगेगा क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ा दे रहे हो, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। हमने गैस की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि गैस एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आते हैं। इसका मतलब इस वॉल पे प्रेशर ज्यादा एराइज होना शुरू हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा K इंटू टी। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? P अपॉन T। नाउ अगर हम मान लें इनिशियल प्रेशर P1 था और टेम्परेचर T1 था, देन हमने टेम्परेचर को T2 कर दिया तो प्रेशर कितना हो जाएगा? P2। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बोथ आर इक्वल, देन बोथ आर इक्वल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। दिस इज योर फॉर्मूला गे-लुसाक लॉ। क्लियर? ये गे-लुसाक लॉ का फॉर्मूला है P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये फॉर्मूला था। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा पॉज करके। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या बताया था इन्होंने? डेफिनेशन लिखिए आप। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
for a given amount of gas, for a given amount of gas, for a given amount of gas at a constant volume, at a constant volume, at a constant volume, the pressure of a gas is directly proportional, the pressure of a gas is directly proportional to its temperature, to its temperature. The pressure of a gas is directly proportional to its temperature. ये डेफिनेशन लिखने के बाद जो मैंने अभी लिखा था उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो हमको पता है ग्राफ में क्या बनेगा, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा। और अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन इस ग्राफ से रिलेटेड आ जाए, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, आपसे पूछा गया कि बताइए V1, V2 और V3 में कौन ज्यादा होगा, V1, V2, V3 में कौन ज्यादा होगा। मैंने बॉयल्स लॉ पे भी ऐसा क्वेश्चन कराया, चार्ल्स लॉ पे भी कराया। अब आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ज्यादा होना चाहिए, V1, V2 या फिर V3। क्लियर? तो खुद से सॉल्व करिए आप इसको एक बार। अब देखिए अगर आप सॉल्व कर चुके होंगे तो जरा फोकस करिएगा। मान लीजिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान ले रहे हैं, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान ले रहे हैं, ठीक। तो आपको पता है ये हो गया P1, ये हो जाएगा बेटा P2 और ये हो जाएगा P3। तो हमें पता है P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 एंड फ्रॉम बॉयल्स लॉ से हमने पढ़ा था कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर P1 सबसे ज्यादा होगा तो V1 सबसे कम हो जाएगा, देन V1 is less than V2 is less than V3, मतलब V3 सबसे ज्यादा होगा। फ्रॉम बॉयल्स लॉ से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया कि बॉयल ने बताया था कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। क्लियर? आई होप आपने भी यही चीज किया होगा। इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। V3 सबसे ज्यादा होगा बिकॉज P1 सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, या इस पे एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, नहीं पहले लॉ पढ़ लेते हैं, एवोगैड्रो लॉ। इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा पॉज करके। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो ने क्या बताया, एवोगैड्रो लॉ ने आपने पढ़ा था कि एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻23। इन्होंने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, काफ़ी सारी चीज़ें, कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, वो 1 मोल के इक्वल होता है, तो कितने होंगे, 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, ये बताया था एवोगैड्रो ने। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा इन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर कोई कंटेनर ये है और एक पर्टिकुलर कंटेनर कोई ये है, इसमें 10 मोल गैस भरी हुई है और इसमें 100 मोल गैस भरी हुई है। तो आपको पता है वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, जिसमें 100 मोल होगी, ठीक ना। अगर मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जितनी ज्यादा होगी वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। तो इन्होंने क्या किया, एवोगैड्रो ने क्या किया, सारी चीजें कांस्टेंट रखी। बॉयल्स ने क्या रखा था, टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स ने क्या रखा था, प्रेशर कांस्टेंट। गे-लुसैक ने क्या रखा था, वॉल्यूम कांस्टेंट। इन्होंने क्या किया, आया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स ऑफ द गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। अगर किसी कंटेनर में 100 मोल गैस है और किसी कंटेनर में 90 मोल गैस है, तो 100 मोल्स ऑफ गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा 90 मोल ऑफ गैस। क्लियर? तो क्या था इनका, जरा देखिए। अकॉर्डिंग टू this law, at a constant temperature and pressure, volume
is directly proportional to number of moles, तो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इस साइन को हटाएंगे, यहाँ पे आएगा K इंटू N। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन N। अगर हम मान लें कि K इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम V1 था, जब N1 मोल ऑफ गैस थी, हमने N1 से N2 कर दिया, तो वॉल्यूम V1 से कितना हो जाएगा, V2। तो देन V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू K एंड V2 अपॉन N2 इज इक्वल टू K, देन बोथ आर इक्वल। तो नाउ V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. This is your equation. ये बना एवोगैड्रो लॉ से, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, एवोगैड्रो लॉ में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट कर दिया गया, ठीक। और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कितनी मोल्स ऑफ गैस उसमें भरी हुई है, ठीक ना। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इस पर भी न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, लेकिन मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो आपको मिलेगा वो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ पे मिलेगा, एंड मैक्सिमम उससे भी ज़्यादा न्यूमेरिकल जो मिलेगा वो मेन है आइडियल गैस इक्वेशन पे, ठीक। तो इन चारों फॉर्मूले में हम 3 फॉर्मूले यूज़ करके आइडियल गैस इक्वेशन का इक्वेशन ड्राइव करेंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के मैक्सिमम न्यूमेरिकल उसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आइडियल गैस इक्वेशन इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें फॉर्मूले जो भी ड्राइव होके आएगा PV इज इक्वल टू NRT, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप एक बार एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के उस लेक्चर में कराएंगे, और जो नेक्स्ट हेडिंग बचेगी उस इस चैप्टर से रिलेटेड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ठीक। डिफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, ठीक। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, फिर डाइपोल इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। तो आई थिंक 3 और 4 लेक्चर इसमें हम लगेंगे कवर करने में इसको, बट रियलिटी बेटा वेरी हॉनेस्टली मैं यहाँ जितनी मेहनत करके इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप उतनी मेहनत करके इस पर फोकस करिए, समझने की पूरी कोशिश करिए। मेरी पूरी कोशिश मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये परफेक्ट है, आपको समझ में आ जाएगा ईजिली, तो आप प्लीज़ ज्वाइन अस, अदरवाइज डोंट माइंड। चलिए देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या था, हमने पढ़ा था फ्रॉम बॉयल्स लॉ P inversely proportional to V, from Charles law V inverse directly proportional to T, and from Avogadro law V directly proportional to N. Equation number first, equation number second and equation number third. क्लियर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन में बताइए, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अरे भाई गलत तो होगा नहीं, प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, यही इक्वेशन बनेगा। नाउ कंबाइनिंग दीज 3 इक्वेशन, जैसे ये तीनों इक्वेशन आप कंबाइन करेंगे, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, नाउ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T अपॉन P। क्लियर। इसको अगर हम इधर ले आए तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएंगे, यहाँ प्रोपोर्शनली साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। P फॉर क्या है, प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम है, N फॉर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल
गैस कांस्टेंट है बेटा, ठीक, जिसकी वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है 0.0821, अदरवाइज 8.314, डिपेंड करता है कौन सी यूनिट पे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्रेशर की कौन सी यूनिट आपने रखा है या वॉल्यूम की कौन सी रखा है। क्लियर? तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पहले आप यहां तक इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो इसको आप यहां तक बेटा नोट कर लीजिए पॉज करके। अब जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इस फॉर्मूले पे मैक्सिमम मिलेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है। हमने किसका यूज किया? बॉयल्स लॉ से हमें पता था पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, चार्ल्स लॉ से पता था वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, एवोगैड्रो लॉ से पता था वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तीनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया, इसको हमने रिवर्स कर दिया, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। जब कंबाइन किया तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल एंड टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इस साइन को जो हमने हटाया, हटाने से पहले p इधर कर दिया, pv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल इनटू टेम्परेचर। इस साइन को हटाया, यहाँ पे गैस कांस्टेंट आया r। ठीक, जरा आगे देखते हैं इस फॉर्मूले को और इलैबोरेट करते हैं कैसे क्या मिलता है हमें, जरा देखते हैं इसको। आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। तो हमें इक्वेशन मिला है PV इज इक्वल टू nRT। वी नो दैट मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन क्या होता है बेटा? मोलर मास। तो इस मोल की जो वैल्यू है इसको रखते हैं यहां पे। नाउ PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल की जगह पे गिवन मास अपॉन मोलर मास RT, गिवन मास अपॉन मोलर मास RT। ओके स्टूडेंट, PV इज इक्वल टू गिवन मास RT अपॉन मोलर मास। अब अगर मैं M को इधर कर दूं, मुझे मोलर मास फाइंड करना हुआ किसी भी गैस का, तो क्या बन जाएगा? WRT अपॉन P इंटू V। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा जाता है कि उस गैस का मोलर मास बताइए। तो आपको गिवन मास दिया जाएगा, गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है, क्वेश्चन में आपको दी जाएगी, टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना है, प्रेशर आपको दिया जाएगा, वॉल्यूम आपको दिया जाएगा, हम मोलर मास ऑफ गैस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो एक इक्वेशन ये भी बनता है, PV इज इक्वल टू nRT से ही निकल के आया है कि हम मोलर मास ऑफ गैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आएगा। ठीक, नेक्स्ट जो आपका है बेटा कि अगर हम यहां पे एक तो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और आ सकता है इसी फॉर्मूले से, PV इज इक्वल टू WRT बाई M, P इज इक्वल टू, इसको वॉल्यूम इधर कर दीजिए, हाँ, P इज इक्वल टू W, वॉल्यूम इधर कर दीजिए, M इंटू RT। आपको पता है मैंने V इधर कर दिया है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको पता है इसके प्लेस पे हम डेंसिटी ला के रख सकते हैं। नाउ क्या बन जाएगा इक्वेशन? P इज इक्वल टू DRT बाई कैपिटल M यानी मॉलिक्यूलर मास। इसको इधर कर दें, ये हो जाएगा PM इज इक्वल टू DRT एंड फाइनली D इज इक्वल टू हो जाएगा PM अपॉन RT। दिस इज योर इक्वेशन। ये डेंसिटी के केस में सॉल्व होगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, और ये मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे, और इस इक्वेशन से हम प्रेशर या वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक का नोट्स आप पहले कवर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।